औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटरनरियन डॉक्टर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीडियो में जो आपके लिए हम अपलोड करते हैं उसमें कोई ना कोई ख़ास बीमारी के बारे में बातचीत करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो डिज़ीज़ डिस्कस की थी वो हमारे मुल्क में आने वाली वबा के बारे में थी, जो कि गाय भैंस में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, जिसका नाम था लंपी स्किन डिज़ीज़। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी और उससे आपको या फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर किसी ने वो नहीं वीडियो देखी तो आप मेरे वेट डॉक्टर टॉक्स चैनल पे जाके वहाँ वीडियो देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो लंपी स्किन डिज़ीज़ है उसमें कैसे जानवर जो है वो बीमार होता है, कैसे ट्रांसफ़र होती है और किस तरीके से आप कह लेंगे वो जानवर जो हैं उनके लिए नुकसानदेह है और फार्मर के लिए नुकसानदेह है। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे उसको कहते हैं बोवाइन वायरल डायरिया। जो बोवाइन वायरल डायरिया है ये एक वायरल डिज़ीज़ है। इसको हम BVD कहते हैं। ठीक है, B फॉर बीटा, BVD भी कहते हैं, बोवाइन वायरल डायरिया भी कहते हैं और इसको हम मिकोजल डिजीज़ भी कहते हैं। अब नाम से ही ज़ाहिर है बोवाइन वायरल डायरिया यानी कि गाय भैंस के अंदर वायरस की वजह से पेचिश लगने की जो बीमारी है उसको हम बोवाइन वायरल डायरिया कहते हैं। इसको मैंने बताया BVD भी कहते हैं और इसके अलावा इसका नाम है मिकोजल डिजीज़। मिकोजा जो है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की सबसे जो अंदर वाली लेयर है उसको हम मिकोजा कहते हैं। तो अंदर वाली लेयर में कुछ कह लें कि इन्फेक्शन से कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वजह से खुराक कह लें पानी हज़म सही तरीके से जज़ब नहीं हो पाता है और डायरिया यानी पेचिश की वजह बनती है। इसमें कंटेजियस डिजीज़ है, बहुत ही जल्दी छूने के ज़रिए फैलने वाली, एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैल सकती है। उसके बाद हाई राइज ऑफ टेम्परेचर, इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जानवर को डायरिया यानी कि पेचिश से लग जाते हैं। उसके बाद अरेजन ऑफ माउथ, एसोफेगस, र्यूमन, अमेजम, रेटिकुलम और इंटेस्टाइन वगैरह। इसमें होता ये है कि जो भी मिकोजा, मैंने बताया कि डाइजेस्टिव ट्रैक की जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको हम मिकोजा कहते हैं। इस डिज़ीज़ के अंदर जब खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए, कोई भी जो आलूदा चीज़ है उसके ज़रिए जब बॉडी के अंदर वायरस दाखिल होता है तो उसके माउथ का मतलब कह लें मुँह के अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर जहाँ पानी सा होता है, इसके अलावा एसोफेगस जो खुराक की नाली है, स्टमक के कुछ जो पार्ट्स हैं उसके अंदर वाली जिल्द, इंटेस्टाइन के अंदर वाली जिल्द में रीजन कहती हैं कि अंदर वाली लेयर जो है उतरना शुरू कर देती है, गलना सड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से खुराक हज़म नहीं हो पाती, पानी जज़ब नहीं हो पाता और डायरिया की वजह बनती है। अब ये एक RNA वायरस है और इसका नाम है पेस्टी वायरस। ठीक है, पेस्टी वायरस की वजह से ये फैलने वाली बीमारी जिसका नाम है बोवाइन वायरल डायरिया, मोस्टली इन कैटल एंड डियर बफ, और ये ज़्यादातर गाय भैंस और हिरन वगैरह के अंदर बीमारी फैलाती है। अब आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। इस बीमारी की जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। तो मैंने पहले बता दिया है कि ये तमाम सीज़न के अंदर कोई भी मौसम उसमें ये बीमारी फैल सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी सर्दियों के मौसम में और जब बारिशें होती हैं उस वक्त ये बीमारी फैलती है। और ये तमाम कह लें कि जो जानवर हैं तमाम उम्र के जानवरों में ये फैलती है। मोस्टली जिस जानवर के अंदर फैलती है उसकी उम्र 6 माह से 2 साल तक या 24 महीने तक हो सकती है। अब जब वायरस किसी जानवर की बॉडी में दाखिल हो जाता है तो उसकी बॉडी से जितने भी सेक्रेशन खारिज होते हैं, जिस तरह हम कह लें आंखों से पानी का आना, नाक से पानी का आना, इसके अलावा पखाना आना, यूरिन पेशाब आना, इन सब के अंदर वायरस जो है वो खारिज होता रहता है। अब अगर ये मुंह से
आँखों से, नाक से आप कह लें, और बॉडी के दूसरे हिस्सों से जो खारिज होने वाले मादे हैं, इन सब में क्या पाया जाता है? वायरस पाया जाता है। अब अगर ये वायरस किसी खुराक में शामिल हो जाए, किसी जो जानवर पानी पी रहा है उसके पानी में शामिल हो जाए, कोई खुराक को कंटामिनेट कर दे, पानी को आलूदा कर दे, और अगर वही सेहतमंद जानवर पानी पी लेगा तो उसमें भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जब भी किसी जानवर में अंदर ये बीमारी आ जाती है तो उस जानवर को लैदा कर देना चाहिए, उसका चारा लैदा कर देना चाहिए, उसका पानी लैदा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी जानवर बाकी जानवरों के साथ रहेगा तो उनमें भी बीमारी फैल सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, यानी ये बीमारी जब बॉडी में दाखिल होता है वायरस तो कैसे कैसे ये बीमारी फैलाता है और जिस्म के कौन कौन से हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें सबसे पहले आता है जो वायरस है जब बॉडी में दाखिल होगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी अपनी तादाद बढ़ाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर जब जाएगा ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जाके ये वायरीमिया का बाइस बनेगा, यानी कि जो वायरस है उसकी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये जाके क्या करेगा, उसकी सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन में जाके ये अफेक्ट करेगा, वहाँ जाके आप कह सकते हैं कि अपनी तादाद को बढ़ाएगा। इसके अलावा बकल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर जब ये दाखिल होगा खुराक के ज़रिए तो वहाँ भी अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देगा, और वहाँ जाके उसकी जो जिल्द है अंदर वाली लेयर है इंटेस्टाइन की, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, उसको नुकसान पहुंचाएगा। वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन, सूजन का बायस बनेगा, और बाज़ कंडीशन में पानी का भर जाने की वजह भी बनेगा, जिसको हम एडीमा कहते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन की क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम एंटराइटिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वायरस डिस्ट्रॉय ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड प्रोड्यूस अल्सर एंड वेसिकल। अब होगा ये कि जब वायरस दाखिल होता है इंटेस्टाइन के अंदर वाली जिल्द को, जो म्यूकोज़ा है उसको नुकसान पहुंचाता है, और वही तो बहुत ज़्यादा ग्लैंड होते हैं पानी खारिज करने वाले, म्यूकस खारिज करने वाले ग्लैंड होते हैं। अगर वो ही कह लें कि ख़राब हो जाए तो म्यूकस खारिज नहीं होगा, बहुत सारे हार्मोन खारिज नहीं होंगे, जिसकी वजह से खुराक सही तरीके से हज़म नहीं हो पाएगी और ना ही जज़ब हो पाएगी। ठीक है, और इस वजह से ये डायरिया की कंडीशन लग सकती है, पेचस की कंडीशन लग सकती है। अब आते हैं इस बीमारी की कौन कौन सी अलामात हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हैं। तो इस बीमारी का जो इनक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जब वायरस बॉडी में दाखिल होता है उस वक्त से लेके जब तक पहली बीमारी की अलामत ज़ाहिर नहीं होती, उसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इस में वायरस पहले दिन जब दाखिल होता है उससे लेके 21वें दिन तक कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, और 21वें दिन जब अलामत ज़ाहिर होती है तो इसका मतलब ये है कि इसका इनक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 21 दिन तक होता है। इसमें जानवर को बुखार हो जाता है, और बुखार जो है वो 106 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, और ये 4 से 7 दिन तक चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा एनोरेक्सिया, भूख लगना बंद हो जाएगी, डिप्रेशन, जानवर जो है डिप्रेस हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, काहल हो जाएगा, नेज़ल डिस्चार्ज, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, कफ़ी खांसी आना शुरू हो जाएगी, मज़ल ड्राई एंड रफ, जो थूथनी होती है, जो मज़ल होती है नाक के और मुंह के दरमियान में जो हिस्सा सा होता है जानवर का, नॉर्मल तौर पे जो सेहतमंद जानवर होता है उसमें इसके ऊपर पसीना आता है। ठीक है, ये ड्राई नहीं होता, और जब ये बुखार वगैरह हो जाए तो वो ड्राई हो जाती है और रफ खुरदरी सी होना शुरू हो जाती है। ओकुलर भी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, स्मेल फ्राम द वाटर फीसिस, और जो पखाना वो करेगा, जो गोबर वो जानवर करेगा वो बहुत ज़्यादा पतला होगा, और उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, बदबू आएगी, और बाज़ कंडीशन में उसके अंदर चिपचिपा सा वाइट से कलर का मादा भी पाया जाएगा, और इसके अलावा ब्लड भी हो सकता है, और जानवर की जो खुराक की पैदावार है, जो दूध की पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी, और इसकी जो स्किन होगी वो खुरदरी सी होनी शुरू हो जाती है। और अक्सर जो जानवर जिनमें डायरिया की बीमारी लग जाती है उनमें जो स्किन है वो बेरौनक सी हो जाती है, स्किन जो जिल्द है वो हड्डियों के साथ अटैच हो जाती है, इसकी वजह से जानवर जो है वो बड़ा ही कमज़ोर सा नज़र आना शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि जब अगर किसी जानवर की डेथ हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डेथ जो है वो बुवाइन वाले डायरिया की वजह से हुई है। तो उसके लिए हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, और जब पोस्टमार्टम करेंगे तो उसका मुंह का जो म्यूकोज़ा है, ओरल कैविटी, एसोफेगस, र्यूमन,
रेटिकुलम और इसके अलावा लिम्फ नोड जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। मतलब ये है कि इन चीज़ों का अगर हम म्यूकस को चेक करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, लीजन नज़र आएंगे, ज़ख्म से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। जो डायग्नोसिस है, किस तरीके से हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट करते हैं, इसके अलावा कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा हम अलाइजा का टेस्ट करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। जो ट्रीटमेंट है, इसमें हम इलाज जो करते हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी करेंगे। एक तो हम उसका हम कह लें कि जो डायरिया लग चुका है, जो पेच लग चुके हैं, उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हम उसको सपोर्टिव थेरेपी करेंगे, उसकी कमी की जो पानी की कमी है उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसके अलावा उसको विटामिन कह लें, उसको ताकतवर चीज़ें देना शुरू कर देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी भी करेंगे। इसमें हम सपोर्टिव थेरेपी करेंगे, नॉर्मल साइन जो कि बॉडी में नमकियात ज़ाया हो चुके हैं डायरिया के जरिए, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक होती है सल्फाडिमिडीन। जो सल्फाडिमिडीन है, आपने क्या करना है, वो 100 ml की वाइल होगी, उसको आपने 100 ml से 150 ml पानी के अंदर मिक्स कर देना है, और उस जानवर को जिसको डायरिया की बीमारी लगी है उसको ओरली पिला देना है। ओरली पिला देने से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया उसके इंटेस्टाइन में मिकोजा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है, उनको जाके मारेगी, जिसकी वजह से उसकी जो इंटेस्टाइन है वो सही होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि चावलों की पिच होती है, चावल उबालने के बाद जो गाढ़ा सा पानी बचता है, वो भी जानवर को हम 1 से 2 लीटर पिला दिया जाए तो वो भी इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला मिकोजा है उसको जाके कवर कर लेगा, जिसकी वजह से डायरिया का जो काफ़ी हद तक केस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल की तरफ आते हैं। कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी जानवर जो बीमार हो चुका है उसको दूसरे जानवरों से अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम इसको वैक्सीन लगानी चाहिए, एंटी सीरम देना चाहिए, वैक्सीन लगानी चाहिए। और अगर कोई भी जानवर जो कि पॉजिटिव है, यानी कि जो बीमार नज़र आ रहा है, जिसमें ये अलामात नज़र आ रही हैं, जिसमें ये कन्फर्म हो चुका है कि इसको बोवाइन वायरल डायरिया है, उसको हमें फिर क्या कर देना चाहिए, अगर ट्रीटमेंट ना हो तो कल कर देना चाहिए। ठीक है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसको ज़िबा कर देना चाहिए या फार्म से निकाल देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो बीमारी बोवाइन वायरल डायरिया डिस्कस की थी, इसकी आपको समझ आ गई होगी। और इंशाअल्लाह आप अगर हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं और आप कमेंट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही, ये कह लें कि एक जोश वाली बात होती है, हमारे लिए बहुत ही एक किस्मत वाली बात होती है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, और इस वजह से हमें और ज़्यादा मेहनत करने का शौक़ पैदा होता है। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर हम कोई ना कोई एक अच्छी वीडियो लेके हाज़िर होंगे। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।